So then Shri Rajiv Sattav ji. सभापति मैडम, मुझे इस महत्वपूर्ण फाइनेंस बिल पर आपने मेरी बात रखने का मौका दिया। संविधान के निर्माताओं की ये सोच थी, जब लोकसभा और राज्यसभा का गठन उन्होंने करने की बात सोची, मनी बिल को छोड़कर इक्वल रोल दोनों सदनों का ये संविधान के निर्माताओं की सोच थी। लेकिन पिछले 6 साल से इस सरकार का अगर कार्यकाल देखा जाए तो ऐसे कई सारे नॉन मनी बिल की प्रोविजंस मनी बिल के रूप में लाने का इनका ट्रेडिशन रहा है और दोनों सदनों में स्क्रूटनी करने का जो संविधान निर्माताओं की सोच थी उसकी प्रोविजंस को मिसयूज करने का इन्होंने किया है। जैसे जब मैं लोकसभा का सदस्य था तब आधार को मनी बिल के रूप में लाने की इन्होंने कोशिश की। अब आधार दूर दूर तक कहीं मनी बिल नहीं था, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वो प्रोसेस थी। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में भी मनी बिल के रूप में ये लाने का बात आपने किया। ऐसे ही पिछले साल 2 साल पहले फाइनेंस बिल्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, ये सभी मनी बिल के आपने रूप में लाया। इंश्योरेंस एक्ट को भी आपने मनी बिल के रूप में लाया। अब 2-3 साल पहले की तो बात अलग थी कि आपके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। अब राज्यसभा में भी आपके पास बहुमत है, लोकसभा में भी आपके पास बहुमत है। जब राज्यसभा में बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है, तो आप चर्चा से दूर क्यों जा रहे हो, ये हम सबके मन में का एक सवाल है। और सिर्फ आपके ही मन की बात सुनना, कभी तो बाकी सभी सदस्यों की मन की बात भी आपने सुननी चाहिए। ये सभी जो बिल्स है जो आपने मनी बिल के रूप में लाए, ये अगर स्टैंडिंग कमेटी को जाते थे तो कई सारे डेलिब्रेशन इसमें होते थे। इस फाइनेंस बिल में भी हम देखेंगे आपने LIC एक्ट 1956 का अमेंडमेंट्स लाए हो, इसका फाइनेंस बिल से क्या संबंध है? आपने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट्स की बात यहाँ पर की है, इसका फाइनेंस बिल से क्या संबंध है? और जो टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है, ऐसी प्रोविजंस भी इस फाइनेंस बिल में है। 300 पेज का आपका फाइनेंस बिल है, उसमें जब 50-60 पेजेस ऐसी है जिसका टैक्सेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए स्पष्ट इससे दिखता है कि कहीं ना कहीं राज्यसभा की अथॉरिटी को बाईपास करने का ये सरकार का प्लान्ड एजेंडा इसमें दिख रहा है। सेबी एक्ट 1992 को अमेंडमेंट की आपने बात की, इसमें भी मनी बिल का कोई मामला नहीं है। ये सभी बातें अगर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाती थी, इस सदन में आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते थे, लोकसभा में अलग सी चर्चा होती थी, तो ये चर्चा से परिपूर्ण कायदा और लॉ इसमें बनता था। और मुझे याद है अध्यक्ष जी, जब पुराने रिकॉर्ड्स हम देखते हैं, लोकसभा के पहले स्पीकर मालवनकर जी ने बहुत क्लियरली कहा था मनी बिल के बारे में कि मनी बिल से रिलेटेड ही बातें रहे तो ही लाना चाहिए। अयंगार जी ने बहुत क्लियरली कहा था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि द प्रोसीजर शुड बी फॉलोड एंड नो अदर प्रोविजन शुड बी गिवन अटेंशन टू अनलेस दे आर एब्सोल्युटली कॉन्सिक्वेंशियल। मनी बिल के संदर्भ में ये स्पष्ट बातें लोकसभा के अध्यक्षों ने भी इसके बारे में की थी। और इसमें बहुत ही क्लियर है कि ये प्रोविजंस आप इसलिए ला रहे हो कि आपको राज्यसभा के हक से राज्यसभा को बाजू करने का ये कहीं ना कहीं आपका एजेंडा है। क्या आप राज्यसभा को सेकंड क्लास हाउस के रूप में चलाना चाह रहे हो? क्या राज्यसभा के महत्व पूरी तरह से कम करने का ये इसमें का एजेंडा दिख रहा है? और यही गलती आपने जब किसान के बारे में जो बिल आए थे, जो 3 बिल आए थे, उस वक्त भी हम कह रहे थे कि आप स्टैंडिंग कमेटी को वो बिल भेजिए, इसके बारे में चर्चा हो, देश के किसान संगठन इसके बारे में बात करें, देश के किसान के मन में क्या है ये चर्चा हो। आपने माना नहीं। डॉली जी यहाँ पर बैठे, हमारे कई सारे सदस्य यहाँ पर थे, आपने हम 7 लोगों को सस्पेंड किया। हम दिन भर भी बाहर बैठे, रात भर भी बाहर बैठे। उपसभापति जी का धन्यवाद कि वो चाय लेकर आए थे, चाय पर भी उस वक्त चर्चा हुई। लेकिन क्या उससे सार्थक बात निकली? क्या वो कानून के ऊपर आपने बाद में बदल करने की बात की? नहीं की। और उससे पिछले कई दिनों से 100 दिन से ज़्यादा से किसान वहाँ पर बैठा है, 25-25 किलोमीटर का धरना वहाँ पर है, और आप दूर दूर तक किसान की बातों को समझ नहीं पा रहे हो। और ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता था तो आज ये आंदोलन खड़ा नहीं होता। और इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह है कि दोनों सदनों में आपके पास बहुमत है, आप जो चाहे पास कर सकते हो। कम से कम चर्चा करने से आप क्यों डर रहे हो, या चर्चा करने से आपको परहेज क्यों है? ये भी हमारा यहाँ पर सरकार के सामने हमारे ये सवाल है। अब ये सेस की बात आपने इस बिल में लाई है।
अब आपने ये कहा है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस आप लाना चाह रहे। अब जैसे कभी भी चर्चा होती है तो हेल्थ के बारे में बात होती है तो आप कहते हो हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर की बात होती है तो एग्रीकल्चर आपका स्टेट सब्जेक्ट है। जब एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो एग्रीकल्चर का सेस जब आप लेते हो तो राज्यों को पैसे आप क्यों नहीं दे रहे हो, ये भी सवाल इसमें है। अब सेस का जो आपका अभी तक का इतिहास रहा है, सेस का अभी तक का आपका इतिहास, ये इसीलिए आप सेस लगा रहे हो क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड आपका है, आपने 17-18 में सेस के माध्यम से 2,03,000 करोड़ का लगभग रेवेन्यू अर्न किया। अभी पिछले साल आपने 4.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू आपने अर्न किया है और उसमें से 1 रुपया भी आप स्टेट को देना नहीं चाह रहे। इस सेस लगाकर राज्यों को, अधिकारों को कहीं ना कहीं कम करने का आपका ये एजेंडा इसमें दिख रहा है। आरबीआई ने ये ऑब्जर्व किया है कि 2013-14 में आपको 9% के आसपास टैक्स रेवेन्यू मिल रहा था सेस से। आपने पिछले 6 साल में सेस बढ़ा के 15% का रेवेन्यू आप अर्न करने की दिशा में जा रहे हो और इसमें से 1 नया रुपया आप राज्यों को दे नहीं रहे हो। संघ राज्य की आप बात करते हो और संघ राज्य के रूप में राज्यों को दूर दूर तक मदद करने का आपका इसमें एजेंडा नहीं है और ये बहुत गलत बात है। अब जैसे आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल की बात यहाँ पर हुई थी और मैं यहाँ पर 1 साल पहले के आंकड़े बताना चाहूंगा कि 1 साल से, अब 1 साल के बारे में कुछ भी आप बात करेंगे तो आप कहते थे कोविड है, कोरोना है और इसलिए हम मदद नहीं कर पा रहे, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। 1 साल पहले आपके पेट्रोल के भाव क्या थे? 1 मार्च 2020 को पेट्रोल का भाव था 71 रुपए 75 पैसे। 1 साल में आपने उसको 92 रुपीज तक लेकर गए, करीब 20 रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ 1 साल में हुई। डीजल में 66 रुपए का आपका भाव था 1 मार्च के आसपास, अब वो 81 रुपए के आसपास का डीजल आया है। एलपीजी में 750 से करीब 820 के आसपास का एलपीजी हुआ है। इससे स्पष्ट है। और कल ही परसों ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइजेस कम हुए हैं, करीब $4 के आसपास कम हुए। अभी $64 पर बैरल ये इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइजेस है। जब इंटरनेशनल प्राइजेस कम हो रहे हैं तब भी आप लोगों को राहत देना नहीं चाह रहे हो। ये इस प्रकार का जो एजेंडा है, इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। आप कॉर्पोरेट टैक्स तो आपने पिछले साल कम किया, उसके बारे में हमारा कोई कहना नहीं है, लेकिन इस इनडायरेक्ट टैक्सेस से आम आदमी, गरीब परेशान हो रहा है और इसके बारे में यह सरकार बात करना नहीं चाह रही। इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उन्होंने बड़ा अच्छी बात बीच में कही थी। हाँ, मैं भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल तो ये 40 रुपए लीटर पर देना चाहिए। ऐसी बात सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कही थी, ये ट्विटर पर भी है। भूपेंद्र यादव जी बड़े इससे देख रहे हैं, तो इनका कहना है कि सरकार ने 40 रुपए से ये देना चाहिए। उसके आगे उन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी और ये बात उन्होंने कही कि राम के देश से सस्ता पेट्रोल, राम के देश से सस्ता पेट्रोल सीता और रावण के देश में है। तो मेरा सरकार से आग्रह यह है कि कभी कभी अपने पार्टी के नेताओं की भी मन की बात थोड़ा सा आप सुन लेंगे तो सचमुच सही मायने में सरकार को अपनी नीतियों के बारे में ध्यान रखने में इसका फायदा होगा। अब ये सेस का जब रिकॉर्ड हम देखते हैं, आप सेस लगा रहे हो, सेस जरूर लगाइए, लेकिन सेस का आपका रिकॉर्ड क्या कह रहा है? सेस का आपका ये रिकॉर्ड कह रहा है, और ये कैग के ऑब्जर्वेशन से, ये मेरा कोई कहना नहीं है, ऑडिट का ये कहना है 2018-19 में आपने 2,74,592 करोड़ आपको 35 सेस और लेवीज से मिले। अब ये 2,74,592 करोड़ में से 1,64,322 करोड़ आपने रिजर्व फंड में ट्रांसफर किए। इसका दूसरा अर्थ है कि 1,10,270 करोड़ आपने आपके पर्पस के लिए यूज किए। जिस बात के लिए पार्लियामेंट का आपके पास मैंडेट था, उस मैंडेट के खिलाफ जाकर आपने 1,10,270 करोड़ का यूज किया। यह पार्लियामेंट के मैंडेट का उल्लंघन है। यह कैग का ऑब्जर्वेशन है। यही बात आगे अगर देखा जाए तो जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात अभी यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल जी ने रखी, कई सारे राज्यों के बाकी नेताओं ने भी यहाँ पर बात रखी। जीएसटी कॉम्पनसेशन में 47,272 करोड़ का आपने शॉर्ट ट्रांसफर किया, ये कैग का कहना है, और 47,272 करोड़ आपने गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया। जहां पर आपको ग्रांट इन एड के रूप में देना नहीं था, वहां पर ग्रांट इन एड के रूप में दिया। और ये सभी बातें
जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट 2017 का उल्लंघन है, ये ऑब्जर्वेशन में आया है। तो सेस आप जमा करना चाह रहे हो, लेकिन जो जमा कर रहे हो उसका खर्च तो ठीक तरीके से करिए, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। यही बात सीआरएफ और सीआरएफ सेज में रही है। सीआरएफ और सीआरएफ जो शेष रहा है उसके 10,000 करोड़ आपने अलग जगह पर इस्तेमाल किए, ये से यहाँ पर कैग का ऑब्जर्वेशन है। इससे एक बड़ी गंभीर बात सभापति महोदया, इससे बड़ी गंभीर बात यह है कि 2018-19 में आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जमा किया, और वो कितना जमा किया? 41,309 करोड़ का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जमा किया। उसमें से एक नया रुपया भी आपने हेल्थ सेक्टर में खर्च नहीं किया है। तो जब आप हेल्थ के नाम पे सेस जमा कर रहे हो और एक नया रुपया एक साल में एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो, ये बड़ी गंभीर बात है कि जिस बात के लिए आप सेस ले रहे हो वो भी आप उस दिशा में खर्च नहीं कर रहे हो। और कैग का ये ऑब्जर्वेशन है, नो एक्सपेंडिचर वाज incurred for the health sector out of the सेस, nor was any dedicated fund created for the purpose। ये क्या बात हो रही है? आप नाम बता रहे हो हेल्थ सेक्टर के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करोगे, अभी आप एग्रीकल्चर सेस के रूप में लोगे, किसान के हित के लिए उसका खर्चा नहीं करोगे, आपका डेफिसिट कम करने के लिए इस्तेमाल करोगे। ऐसा होगा, ऐसा चलेगा नहीं। ये पार्लियामेंट ने आपको जो मैंडेट और पार्लियामेंट के सामने जो बात आप रख रहे हो उस बात के साथ कहीं ना कहीं सही मायने में वो तथ्यों से आप परे जा रहे हो। यही बात यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के लेवी की है। यही बात अभी जो सामने बातें आई है कि आपने डिसकंटिन्यूड एबोलिश सेस से भी पैसे जमा किए और उस पर्पस के लिए खर्च किए या नहीं किए, इसके बारे में कोई तथ्य दिया नहीं। जैसे कृषि कल्याण सेस में आपने 170 करोड़ रुपए जमा किए थे, उसका क्या हुआ ये पता नहीं। ये कैग से आए हुए ऑब्जर्वेशन है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप सेस लेना चाह रहे हो लीजिए, लेकिन राज्यों को कितना देंगे? कल माननीय वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका खर्च करेंगे। आप जरूर करिए, लेकिन डायरेक्टली राज्यों को आप कितना इसमें पैसे देंगे? मैडम ने ये कहा था कि मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेस विल बी गोइंग टू द स्टेट्स बिकॉज इट इज फॉर द इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एपीएमसीज। अच्छी बात है, आप डायरेक्टली अगर राज्यों को ये सेस दोगे तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। और इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह है कि सेस के बारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी दूर दूर तक दिखती नहीं है। अभी हमारे वरिष्ठ साथी मनोज झा साहब ने बड़ी अच्छी बात की। ये सरकार ने और सरकार के सभी नेता पिछले कई सालों से एक बात कर रहे हैं और वो कहते कि 70 साल में आपने क्या किया। अब 70 साल में हमने जो किया वही बेचने का प्रयास पिछले 6 साल से आप कर रहे हो और बेच नहीं पा रहे हो। 6 साल से आपने डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही। आपने इस बार फिजिकल डेफिसिट का आपका टारगेट 6.8% के आसपास रखा है और उसमें सबसे बड़ी बात 1.75 लाख करोड़ का आपने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। अब 1.75 लाख का डिसइन्वेस्टमेंट का आपका टारगेट तो है, लेकिन क्या 1.75 लाख का डिसइन्वेस्टमेंट आपका हो पाएगा? पिछले 6 साल के आंकड़े निकाले तो 2 साल छोड़ेंगे तो पिछले 6 में से 4 साल में आप डिसइन्वेस्टमेंट पूरी तरह से कर भी नहीं पाए। 2015-16 में आपने 69,500 करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट का आपका टारगेट था, 34% का आपका टारगेट अचीव हुआ। 16-17 में आपका डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था 56,500 करोड़, सिर्फ 81% आपका टारगेट अचीव हुआ। 17-18 और 18-19 में आपका टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन 19-20 में आपका 47% टारगेट अचीव हुआ, 20-21 में 15% का टारगेट अचीव हुआ। तो इससे स्पष्ट है कि आप जो इतना एम्बिशियस टारगेट यहाँ पर रखकर चल रहे हो उसमें सही मायने में उतनी अचीवमेंट होगी क्या, ये भी सवाल है। और अगर वो नहीं अचीवमेंट होगी तो डेफिसिट और बढ़ेगा तो आंकड़ों का झोल और बढ़ेगा, ये स्पष्ट दिखता है। और कैग के भी बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इस डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में है। कैग ने बड़ा क्लियरली इसमें कहा है, और ये 2020 को जो कैग का रिपोर्ट टेबल हुआ था उसमें कैग ने ये कहा है कि सच डिसइन्वेस्टमेंट्स ओनली रिजल्टेड इन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज
already with the public sector to the government and did not lead to any change in the stake of the public sector, government in the disinvestment. एक कंपनी से पैसे लेकर दूसरे कंपनी की तरफ दे रहे हो, इसमें वो एक्चुअल रियल डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये क्या का ऑब्जर्वेशन है। जो 2019 का रिपोर्ट टेबल हुआ है, उसमें क्या ने इंस्टेंसेस ऑफ रॉन्ग कैलकुलेशंस, मिसलीडिंग फिगर्स, इनकरेक्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के बारे में मेंशन किया है। यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूटीआई के इसमें करीब 1400 करोड़ का आपने डिसइन्वेस्टमेंट बताया है, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई, जो डिसइन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ऐसा कैग का ऑब्जर्वेशन है। यही बात स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में भी है कि जो 24 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उसमें आप 17-18 में सिर्फ एक का डिसइन्वेस्टमेंट कर पाए हो, एचपीसीएल से ओएनजीसी की तरफ वो हुआ था। और इसमें क्या हो रहा है कि सेल ऑफ वन सीपीएससी टू अनदर सीपीएससी हुआ है। आपने 51% स्टेक एचपीसीएल का लिया और वो ओएनजीसी को दे दिया। आपने 52% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का स्टेक लिया और वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया। आपने 100% स्टेक टू इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनीज का एनटीपीसी को दिया। इससे क्या है, एक सरकारी कंपनी से दूसरी सरकारी कंपनी को पैसे आप दे रहे हो, इसमें ये तो घर घर में खेल रहे हो, ये तो कोई एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो बच्चे जैसे घर घर खेलते हैं वैसे आप घर घर खेलने की कोशिश कर रहे हो। और इसमें सही मायने में आपका डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने 2018 में आपको बड़ा अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था प्लीज डोंट सेट अप हायर एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट आप सेटअप मत करिए, उससे ड्यू डिलीजेंस नहीं होता है। ये स्टैंडिंग कमेटी का भी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अभी किसी की बात ही सुनना नहीं है, ये आपका एजेंडा होगा तो सही मायने में काम नहीं हो सकता है। और इसीलिए ना आप ठीक से डिसइन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, ना संघ राज्य की जो बात है, संघ राज्य की बात हमने बहुत बार सुनी, लेकिन संघ राज्य व्यवस्था में राज्यों के हित की रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है, वो भी आप ठीक से कर नहीं पा रहे हो। और इससे सभापति महोदया कि सही मायने में जो आंकड़े रखने चाहिए थे आप रख नहीं पाए। वित्त मंत्री जी ने जो कल लोकसभा में बात की, राज्यों के जीएसटी के बारे में बात हुई थी, अभी भी महाराष्ट्र के हिस्से का करीब 20,000 करोड़ का हमारा जीएसटी पेंडिंग है, वो आप कब देने वाले हो, ये हम आपसे चाहिए। और ये सब करते वक्त आपने इंडिविजुअल को टैक्स में कोई राहत दी नहीं। हमें अपेक्षा ये थी कि 1 साल से कोरोना की महामारी में लोग परेशान हैं, लोग दुखी है, इंडिविजुअल को मदद मिलेगी, इंडिविजुअल को राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत दूर दूर तक इसमें मिली नहीं है। और पेट्रोल और डीजल से अगर देखा जाए तो 14-15 में आपको 78,000 करोड़ रुपए, 78,000 करोड़ आपको मिले। अभी ये लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए आपको मिले हैं। आप कहते हो जब भी पेट्रोल डीजल बढ़ाने की बात होती है, कम करने की बात होती है, आप कहते हैं राज्यों ने कम करना चाहिए। पिछले 5-6 साल में राज्यों ने टैक्स ही बढ़ाया नहीं है, तो राज्य कहां से कम करेंगे। राज्यों को टैक्स बढ़ाने का मौका ही दिया नहीं, आप ही हर वक्त टैक्स बढ़ाते चले गए। और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होने के बाद भी अगर आप पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम कम नहीं करोगे तो सही मायने में आम लोगों के साथ ये राहत की बात नहीं है, ये आम लोगों के खिलाफ बात पूरी तरह से है। और इसीलिए मैं यहाँ पर एक बात रखना चाह रहा हूँ सभापति महोदय कि जो मदद इस सरकार द्वारा इस कोरोना की महामारी में होनी चाहिए वो नहीं हुई। किसानों को जो राहत देनी चाहिए, पिछले कई दिनों से किसान वहां पर बैठे हैं, ना उनकी बात आप सुन रहे हो, ना वो जो एक्ट पास हुए हैं उसमें बदलाव की आप बात कर रहे हो। किसान परेशान है, गृहिणी परेशान है, आम आदमी परेशान है, और आप कह रहे हो यही अच्छे दिन है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है कि जहां पर लोगों को राहत देनी चाहिए वो राहत तो आप दे नहीं पा रहे हो। और इसलिए यहाँ पर एक शेर राहत इंदौरी जी का मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा और मेरी बात को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। राहत इंदौरी जी ने कहा था कुछ और काम उसे आता ही नहीं शायद, कुछ और काम उसे आता ही नहीं शायद, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आदरणीय सभापति जी और सभी यहाँ पर मेरी बात सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजीव सातव जी।